गया है। और कसूर सिर्फ इतना है कि हमारे पहाड़ के बच्चे जिनको 10-10, 15-15 हजार में छोटी-छोटी होटल रेस्टोरेंट में नौकरी मिलती है, वो जब अपनी तनख्वाह मांगते हैं तो मालिक कहता है कि चल निकल बाहर पहाड़ी, तुझे हम नहीं देते तनख्वाह, और तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू कहीं से भी अपनी तनख्वाह निकलवा ले, जा कोर्ट जा सकता है, कोर्ट जा, कहीं भी चले जा, नहीं देता। तो इन हालातों में जब वो बच्चे हमारे पास आते हैं और अपना दुखड़ा रोते हैं, तो एक क्षेत्रीय दल होने के नाते, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते, उनकी पैरोकारी करने के लिए हम होटल के रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये पहाड़ियों का प्रदेश है, तुमने काम करवा दिया है तो तनख्वाह तो दे दो। और जो राजपुर का जो मुकदमा है, क्योंकि 2 मुकदमे हम पे हुए हैं, राजपुर वाला जो पिरामिड बार वाला मुकदमा है, वहां पर जी जो रेस्टोरेंट का बार का मालिक है वो पुलिस को बुलाता है और पुलिस आती है। पुलिस की मौजूदगी में जो है एक तरह से वो जो उसका मालिक है बार का, वो स्वीकार करता है कि मुझे तनख्वाह देनी है इन बच्चों की, और उनके खातों में जो है पैसा लगभग 1 लाख के आसपास जो पैसा था वो ट्रांसफर भी हो जाता है। ये घनसाली के बच्चे थे, 6 बच्चे, और इनके खातों में पैसा आ जाता है और ये बच्चे वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। हमें भी संतोष होता है कि बच्चों को सैलरी मिल गई। दूसरा प्रकरण जो रायपुर का है, वहां भी एक गुप्ता जी हैं और वो वहां भी एक घनसाली का ही बच्चा था और उसकी 12,000 रुपए सैलरी देने के लिए वो इनकार कर देते हैं। और वहां पे भी हम जब जाते हैं तो वहां पे नीचे जो है एक नेगी ज्वेलर्स करके एक हमारे पहाड़ के मूल निवासी ज्वेलर की दुकान है, वो ऊपर आते हैं और उनकी उपस्थिति में कॉम्प्रोमाइज होता है कि हाँ तनख्वाह हमें देनी है, और वो दे भी देते हैं। लेकिन उसके कई दिनों बाद, 1 हफ्ता 10 दिन के बाद इनको याद आता है कि इनका तो एक्सटॉर्शन हो गया। मतलब कई दिनों के बाद इनको याद आता है कि एक्सटॉर्शन हुआ है और पुलिस की मौजूदगी में एक्सटॉर्शन हुआ है। तो हमारे सवाल ये है कि अगर एक्सटॉर्शन हो रहा तो वहां पे राजपुर की जो पुलिस थी वो क्या कर रही थी फिर? राजपुर की जो पुलिस थी, राजपुर थाना की जो, तो वहां हेड कांस्टेबल और एक दूसरा जवान वहां पे था, वो क्या कर रहा था? तो क्या हमारे एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में अपने लोगों की पैरोकारी करने के अधिकार भी इन लोगों ने हमसे छीन लिए क्या? क्या अब हम अपने लोगों के लिए वार्ता करने के लिए भी ना जाएं? तो जी राजीव भाई, हालात ये हो गए हैं कि अब हमने मन बना लिया है कि अब हम कहीं भी वार्ता करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो हम पे फर्जी मुकदमे लगाए जाएंगे। अब आगे की जो रणनीति है वो लीगली सारे मामलों को देखने की हम बना रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो राजपुर वाला जो बार है, ये अवैध तरीके से 11 बजे रात के बाद तो है 3-4 बजे सुबह तक चलता है, पिरामिड जिसका नाम है। इसका जो मालिक है वो भी उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है, बाहर का है, और अवैध तरीके से बाहर और जहां ये बात होती है कि कोई पहाड़ का मूल निवासी बोलता है कि चलो बार में जो है पहाड़ी गाने बजाओ, तो ये मालिक जो है बाउंसरों से उसकी हड्डी तोड़वा देता है। तो इस बात का भी हमने विरोध किया कि भाई जब उत्तराखंड में पहाड़ में, देहरादून में, राजधानी में, और वो कह रहा है कि यहाँ गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौन सारी गाना बजा दो, तो यार बजाने के लिए तो आप मना भी कर रहे हो, ऊपर से बाउंसर बुला के उसकी आप जो है हड्डियां तोड़वा रहे हो। ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो ये सारी आपने देखा कि जो हमारे पहाड़ के लोगों का आक्रोश प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ था और जो बनिया समाज था, ये तमाम जो हमारे खिलाफ लामबंद हुआ था, ये सारे लोग इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं जो है पुलिस को, इन्होंने पता चला है कि पुलिस को भी इन्होंने मोटा पैकेज मिला है वहां से, और मोटा पैकेज जाने के बाद रातों रात जो राजपुर और रायपुर थाना की जो पुलिस है वो एकदम सक्रिय हो जाती है और रात को पहले तो आशीष नेगी को दबिश देती है कि उसको रात को वो कहीं गया हुआ था और रात को ही उसे उठाने के चक्कर में थी। और जब 2 बजे रात आशीष का मुझे फोन आया कि भाई साहब बाहर तो पुलिस घूम रही है, तो मैंने उसको कहा कि आशीष फोन बंद करके चुपचाप सो जा, अगर तू बाहर निकलेगा
तो हो ना हो ये बोल के कि भाई ये भाग रहा था, तुझे गोली मार दे। तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना। तो रात को तो आशीष बच गया, और सुबह जैसे ही वो मेरे फ्लैट पे आया जहां वो मेरे साथ रहता है, मैं बाल कटवा के बैठा हुआ था, चाय हम लोग पी रहे थे, पुलिस वहां पे आती है रायपुर की, और हमें कहती है कि साहब चलो, आपने तो एक्सटॉर्शन कर दिया है। अरे हमने कहा कौन सा एक्सटॉर्शन, कैसा एक्सटॉर्शन? अगर एक्सटॉर्शन हुआ है तो कितने पैसे की डिमांड हमने की? हमारा पैसा मांगने का कोई ऑडियो आपके पास है? कोई वीडियो आपके पास है? कोई साक्ष्य आपके पास है? कहते नहीं, आपको चलना होगा। तो बमुश्किल जो है, उन्होंने मुझे नहाने का 5 मिनट का समय दिया, फटाफट मैंने ब्रश करके नहाया। उसके बाद ये हमको उठा के कुठाल गेट का जो इनका राजपुर थाना की चौकी है, जो बिल्कुल ऐसी गोपनीय जगह में है, वहां ये हमें ले गए। और दिन भर जो हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के लोग हैं और हमारे जो समर्थक हैं, दिन भर हमें ढूंढते रहे कि इन दोनों को ये कहाँ ले गए। तो इन्होंने कुछ अता पता नहीं बताया, और हमारे लोग इतने परेशान थे कि कहीं ये लोग तो आजकल इन्होंने एक ऑपरेशन लंगड़ा भी शुरू किया हुआ है। तो ये क्या कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे इन्होंने मुझे हिस्ट्री सीटर दिखाया हुआ है, तो ये जबरन ये दिखाते हुए जंगल में ले जाके, ये भाग रहा था, उसकी टांग में गोली मार दे रहे हैं, उसकी आंखों में काली पट्टी बांध रहे हैं और टांग में गोली मार दे रहे हैं। तो हमारे लोग तो बहुत परेशान हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि आशीष नेगी और आशुतोष नेगी कोई जंगल में ले जाके गोली मार दे। भाई रणवीर इनकाउंटर वाला मामला तो राजीव भाई आपको याद ही होगा। इनके जी कुकर्म जी आज के थोड़ा, ये तो पहले से ही उत्तराखंड पुलिस का जो काला चेहरा है, रणवीर इनकाउंटर के टाइम से आपने देखा है। और अगर वो मामला सीबीआई को ट्रांसफर नहीं होता, तो ये पुलिसकर्मी जितने जेल में गए और सस्पेंड हुए, ये नहीं होते। तो ये हमें भी कर सकते थे। तो राजीव भाई इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी हैं। और जब हम लोग सुरक्षित नहीं है, जो एक लोकप्रिय हम चेहरा ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के स्नेह से बन गए हैं, हम सभी लोग हमें जानते भी हैं, हमें अचानक उठा के बेकसूर पकड़ के जेल में डाल देते हैं। बेल होने में मेरी तो खास तौर पे बहुत दिक्कत आती है कि मुझे वहां पे जो है सरकारी वकील मुझे हिस्ट्री सीटर बताता है। भाई मैं किस तरह से हिस्ट्री सीटर हो गया? जो अंकिता भंडारी हत्याकांड है, उसके बाद के सारे फर्जी मुकदमे हैं। SC ST का फर्जी मुकदमा है, कोई एविडेंस उसमें नहीं है। जब मेरी गिरफ्तारी होती है तो पुलिस कहती है कि मैंने वर्दी फाड़ दी। क्या आशुतोष नेगी इतना बड़ा डॉन है कि 10 पुलिस वालों ने उसको बीच में बैठा के रखा हुआ है और उसने वर्दी फाड़ दी? और उसके बाद आपने मेरा फोटोग्राफ भी देखा होगा कि जो इन्होंने मुझे घुटनों पे बैठाया हुआ था और मेरा जी फोटो वायरल किया, जिसमें देश विदेश के पत्रकार रवीश कुमार जी सबने देखा कि उत्तराखंड में ये उत्तराखंड की पुलिस क्या कर रही है, एक पत्रकार को, एक वकील को घुटनों पे बैठा के उसका फोटो वायरल कर रही है। तो सारी चीजें स्पष्ट हो गई कि आपने तो मुझे दबोचा हुआ है। आप कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ तो मैं खड़ा हो रहा हूं, बैठने को बोल रहे हो तो बैठ रहा हूं। आप मेरा फोटो इस तरह से दबोच के कि मैं कोई हत्यारा हूं, कोई बलात्कारी हूं, इस तरह से दिखा के जो है समाज में मेरी छवि खराब कर रहे हैं। अब आप देखिए ना, ये छवि देखिए किसकी खराब कर रहे हैं। एक तरह से इन्होंने जो एक्सटॉर्शन का आरोप है, ये इन्होंने क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल पे लगाया है, क्योंकि आशुतोष नेगी और आशीष नेगी कोई दो व्यक्ति वहां पे नहीं गए थे। वहां पर शांति भटजी भी थे, वो हमारे दल के उपाध्यक्ष हैं। हमारी पार्टी के वहां पे सैन्य प्रकोष्ठ के अधिकारी वहां पे थे, तमाम दल के लोग थे। तो अगर हम पे एक्सटॉर्शन का आरोप लगा है, तो एक तरह से दल पे इन्होंने ये आरोप लगा दिया है। तो जब दल पे आरोप लगा दिया है, तो अब दल तो इनको कम से कम नहीं बख्शेगा राजीव भाई। और इसके लिए प्रॉपर रणनीति बना रहे हैं हम लोग कि अवैध जितने इस तरह के बार और रेस्टोरेंट तमाम चल रहे हैं देहरादून में या कहीं भी, इनको हम संचालित नहीं होने देंगे। 11 बजे के बाद अवैध रूप से बाहर चलेगी तो उसका वीडियो फुटेज उठा के राजीव भाई आपको भेजेंगे हम, आप इनको एक्सपोज करिए। और राजपुर की पुलिस को भी एक्सपोज करेंगे कि इस पे भी कार्रवाई करो भाई। जो कहीं तनख्वाह नहीं देंगे तो लेबर कमिश्नर के पास जाएंगे, वहां कानूनी ढंग से जब ये बातचीत करने को एक्सटॉर्शन बता रहे हैं, तो लीगल तरीके से इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो राजीव भाई हम तो पूरा मन बना चुके हैं कि अब ऐसा चलेगा नहीं। इस उत्तराखंड में पहाड़ी को उसका जो मेहनताना है, उसका जो तनख्वाह है, वो तो आपको देनी ही पड़ेगी, उसको सम्मान तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर हम अपने प्रदेश के अंदर अपने लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकते, सम्मान
नहीं दिला सकते तो बेकार है फिर क्षेत्रीय राजनीति करने का। तो हमने तो राजीव भाई बिल्कुल तय किया हुआ है, चाहे ये फर्जी मुकदमे लगाए, चाहे ये जेल भेजे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। और अगर अब इन्होंने ऐसा कर दिया है कि अगर हम कहीं बातचीत करने के लिए जा रहे हैं और फर्जी रंगदारी के मुकदमे हम पे लग रहे हैं, तो बातचीत करने के लिए राजीव भाई हम नहीं जाएंगे। हम कानूनी तरीके से सारी लड़ाइयां लड़ेंगे। अगर धरना देना होगा तो जो हमारे बच्चों का शोषण करेगा उसके बार के नीचे, उसके रेस्टोरेंट के नीचे, वहीं पे सड़क पे बैठ के धरना देंगे। और तब इनकी जो बदनामी होगी इसकी जिम्मेदारी ये होंगे, इनका धंधा चौपट होगा तो इनकी जिम्मेदारी होगी। अब हम इनके कंपाउंड के अंदर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि तो फिर झूठा आरोप लगाएंगे। इसलिए वार्ता खत्म, प्यार मोहब्बत तरीके से लड़ी जाएंगी, लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अब उसके बाद हमारे लोग इनके बार में जाना बंद कर दें, इनके रेस्टोरेंट में जाना बंद कर दें, तो ये जिम्मेदारी राजीव भाई हम पहाड़ियों की नहीं है कि मतलब चोरी और सीना चोरी ये तो बिल्कुल उत्तराखंड में हम चलने नहीं देंगे। तो ये पूरी कहानी है शॉर्ट में राजीव भाई। और आप तो सारा कुछ देख रहे हैं, पिछले साल भी 5 मार्च को मेरा जन्मदिन था, उस दिन भी उठा के मुझे जो है उसी दिन गिरफ्तार किया। और मेरी बीबी का ट्रांसफर जो है पिथौरागढ़ किया, वो तो हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। नहीं तो मेरी जो 2 बेटियां यहाँ देहरादून में पढ़ रही हैं उनको कौन देखता फिर। अगर मेरी बीवी जो है मिड सेशन में पिथौरागढ़ चली जाती तो मेरे बच्चों को कौन देखता। मेरे माँ बाप की तो पहले ही डेथ हो चुकी है और मेरे सास ससुर भी जिंदा नहीं है, तो कौन देखेगा उन्हें। पुष्कर सिंह धामी देखेंगे क्या। तो कोर्ट ने संज्ञान लिया, हाई कोर्ट से मुझे रिलीफ मिला। तो इन्होंने तो जब भी एक साल में इन्होंने तय किया हुआ है कि एक बार तो आशुतोष नेगी को जेल भेजना ही भेजना है। और इस समय जो इन्होंने समय तय किया, 28 मार्च को मेरी बड़ी बेटी का जन्मदिन था। अगले दिन मेरी तैयारी थी कि बच्चों को मैं जरा सा कहीं पे उनको जरा जी सा जी। साल में 2-4 दिन के दिन में कुछ पार्टी वार्टी कर देता हूं उनकी। तो ठीक 27 तारीख को ये मेरे को उठा के ले गए। 28 तारीख को मेरी बड़ी बेटी का जन्मदिन था। तो इन्होंने तय किया हुआ है कि आशुतोष नेगी का हर तरह से शोषण करो और गिरफ्तारी उस दिन करो जिस दिन जो है इसका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो। मतलब मेरे बच्चे कितने, मैं तो जेल में, चलो मैंने जैसे भी समय काटा, मेरे बच्चों को क्या महसूस हुआ होगा कि उनके जिस दिन उनके पापा का जन्मदिन होता है उस दिन उनका पापा जेल में होता है खांडू सैंड में। जिस दिन मेरी बेटी का जन्मदिन होता है उस दिन वो सुद्धोवाला में होता है। तो आप देखिए ना क्या पराकाष्ठा कर दी है इन्होंने तो अन्याय की। और मैं तो अब बोलूंगा कि भाई अब जनता ही तय करे, न्याय जनता ही करे भाई कि अब हम क्या कर रहे हैं। मतलब हम आपके लिए लड़ रहे हैं और ये हमें मतलब फालतू में फर्जी मुकदमे लगा के जेल भेज रहे हैं। 1 दर्जन मुकदमे लगा दिए हैं इन्होंने। मैं कभी पौड़ी दौड़ रहा हूँ, कभी देहरादून दौड़ रहा हूँ, कभी गोपेश्वर दौड़ रहा हूँ। एक पोक्सो का मुकदमा इन्होंने हम पे लगा रखा है। अच्छा, पोक्सो के मुकदमे में ये कोर्ट में कहते हैं कि आशुतोष नेगी और आशीष नेगी जो है पोक्सो के मुजरिम है। अरे ये नहीं बताते कि आशुतोष नेगी ने और आशीष नेगी ने एक शिक्षक, वो भी भारी मूल का था, वो उत्तराखंड मूल का नहीं था, सैनी था वो। और उसने भी जो है ना दुराचार हमारे बच्चों के साथ जो है अनैतिक संबंध उसने अवैध रूप से बनाने का प्रयास किया। और बच्चों ने अपनी आप बीती सुनाई। और जब हमने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात को शेयर किया तो इन्होंने हम पे तो पोक्सो लगा दिया लेकिन उस शिक्षक को गिरफ्तार नहीं किया। मतलब हमारे जितने मुकदमे हैं वहां पे हम जो है अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। कहीं हम बता रहे हैं कि ये शिक्षक जो है बच्चों के साथ अनैतिक तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा है, अवैध संबंध बना रहा है, उनका शोषण कर रहा है, उसको गिरफ्तार करो। तो पोक्सो उस पे तो ना लगा के हम पे लगा दे रहे हैं। और कहीं हम अंकिता भंडारी बेटी के लिए लड़ रहे हैं तो SC/ST एक्ट का मुकदमा लग जा रहा है, वर्दी फाड़ने का मुकदमा लग जा रहा है। एक मुकदमा लगा हुआ है अंकिता से पहले, प्रियंका नाम की एक रिसेप्शनिस्ट थी, उसके बारे में एक बात चल रही थी कि शायद वो भी मिसिंग है। तो मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली कि अगर प्रियंका मिसिंग है तो वो उसके परिजन हमसे संपर्क करें और अगर वो सकुशल है तो मैं पोस्ट को हटा देता हूं। हम संतुष्ट हो जाएंगे कि वो बेटी सकुशल है। 5-10 मिनट बाद उस बेटी का फोन आता है और मैं उस पोस्ट को हटा देता हूं। जबरन उत्तराखंड पुलिस मुझ पे फर्जी मुकदमा दर्ज कर देती है। तो राजीव भाई वो दौर जो है अभिनव कुमार का दौर था। अभिनव कुमार जो है उस समय एक अपने सोशल मीडिया के एक बयान के लिए चर्चित पहले से ही है कि वो कहते हैं साहब कि हम तो जो है
शिकारी कुत्ते हैं, सरकार जहां हमें छू बोलेगी वहां हम जो है प्रदेश के हित में आवाज उठाने वालों को काट खाने दौड़ पड़ेंगे। और अभी जो मेरे पास इनपुट आ रहा है वो अभिनव कुमार फिर से सक्रिय है, और फिर से इस बार जो इतने 16-17 दिन बाद जो मेरी बेल हुई उसके पीछे उनकी भूमिका है। और वहां पर जो राजपुर थाना में जो पुलिस का वहां पे जो एसएचओ था वो पहाड़ी मूल का था, उसको रातों रात वहां से हटाया गया और वहां पे अभिनव कुमार का जो नजदीकी है सैंकी कुमार उसको लाया गया। वो कोई पहाड़ी मूल का नहीं है। पहाड़ी मूल के जो पुलिस अधिकारी हैं वो जो है हमें समझते हुए कि ये लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, वो पीछे हटने का प्रयास करते हैं कि यार ये तो आपने इन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो इनको क्यों फंसाएं हम। लेकिन उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है अभिनव कुमार जैसे भ्रष्ट पुलिस के अधिकारियों के कारण, और वो दबाव बनाकर वहां पर किसी भारी मूल के पुलिस अधिकारी को, इंस्पेक्टर को लाते हैं और हमारी गिरफ्तारी करवाते हैं। जो पौड़ी वाला मामला था, जो फर्जी SC/ST का मुकदमा किया गया था मुझ पे, उसमें भी जो आईओ बना हुआ है वो बाहरी मूल का है, उत्तराखंड मूल का पहाड़ी नहीं है। वहां पर जो SSP थी श्वेता चौबे थी, जो पहाड़ी मूल की नहीं है। अभिनव कुमार DGP पहाड़ी मूल का नहीं था, श्वेता चौबे पहाड़ी मूल की नहीं थी। आईओ जो था, जो कोरदार में जिसको आईओ बनाया गया था, वो जो है पहाड़ी मूल का नहीं था। जहां तक मुझे याद पड़ रहा है शायद वो भी सोनी था। तो ये सारे बाहरी मूल के पुलिस अधिकारी, ब्यूरोक्रेट, इनको खतरा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड क्रांति दल है, जो क्षेत्रीय पार्टी है, अगर ये उठान पे आती है और ये कहीं अगर सत्ता में आ जाती है तो सबसे बड़ी मुश्किल इन ब्यूरोक्रेट्स के लिए होने वाली है, चाहे वो पुलिस वाले हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, चाहे सचिवालय में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी जो कि 25 सालों से इस प्रदेश का शोषण कर रहे हैं और यहाँ का जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है उनका दोहन करके अपना तो जो है अरबपति बन चुके हैं। और हमारी जो पहाड़ की जनता है दिन ब दिन कंगाल होती जा रही है। पहाड़ से लोग पलायन करके जो है देहरादून, हरिद्वार, उधर कुमाऊं के लोग हल्द्वानी की तरफ जगह जगह पलायन कर रहे हैं, दिल्ली नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। तो ये स्थिति इस पहाड़ की हो गई है, इस उत्तराखंड की हो गई है। और राजीव भाई हम तो पूरा प्रयास करेंगे अपने चलिए जीते एक जी, बात, जब तक हमारे अंदर सांस है, जब तक क्योंकि दमखम है, हम ये लड़ाई आप लड़ेंगे। आप अवगत हो गए होंगे कि आपके गिरफ्तार होते ही जिस तरीके से भी हो उत्तराखंड के लोगों ने, जो उत्तराखंड में है, पहाड़ों में है, मैदानों में है, या इससे बाहर लाइदा बाहर बाहर नौकरी करते हैं, कुछ और काम करते हैं, उत्तराखंड से बाहर रहते हैं या विदेश में भी हैं, सबने सोशल मीडिया या अपने प्रदर्शन के माध्यम से, जुलूस से, किसी ना किसी माध्यम से प्रतिकार किया इस बात पर कि उत्तराखंड के दो ऐसे लोग जो उत्तराखंड में क्रांतिकारी हैं उनको रंगदार बनाकर क्यों पेश किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया। लेकिन मोटे तौर पर आप अधिवक्ता भी हैं और इन तमाम मुकदमों को लंबे समय से झेल रहे हैं और अंकिता के न्याय के लिए और उत्तराखंड के लोगों की न्याय के लिए आप लगातार लड़ रहे हैं, तो कानूनी तौर पर भी आप अवगत हैं। लेकिन उत्तराखंड जानना चाहता है कि आपको रंगदार कहा गया, इसके अलावा क्या क्या धाराएं आप पर लगाई गई, उनका मतलब क्या होता है और ये रंगदार होता क्या है असल में आम आदमी के हिसाब से, व्हाट इज रंगदार? देखिए, रंगदारी जिसे बोल देते हैं, या अवैध वसूली जिसे हिंदी में दूसरा शब्द अवैध वसूली भी कह सकते हैं आप, कि मतलब हम अवैध वसूली कर रहे थे। मतलब हम वहां गए इस मंशा से कि उनसे कुछ पैसा ऐंठा जाए। तो हमने अगर पैसा ऐंठा तो वो हमारे खातों में आना चाहिए था, तब तो हमने रंगदारी करी साहब। अगर वो सैलरी थी और मालिक स्वीकार कर रहा है कि मुझे सैलरी देनी है, वो स्वीकार भी कर रहा है, पुलिस वहां पे उपस्थित है, पैसा जो है उन बच्चों के खातों में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये अवैध वसूली, या जिसे रंगदारी आप जानना चाह रहे हैं कि रंगदारी क्या हुई, तो ये रंगदारी कहां से हुई। और अगर किसी तरीके से रंगदारी का रूप दिया जा रहा है तो उत्तराखंड पुलिस के जो वहां पे हेड कांस्टेबल या जवान वहां पे बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है। अच्छा चलिए, हमने 1% कोई ऐसी बात वहां पे बोल दी जिससे इनकी भावनाओं को ठेस पहुंच गई, या आशीष ने वहां पे जूता उठा दिया, तो उस धारा में चलिए मुकदमा हो गया। जूता उठाने में कौन सी धारा बनी? जूता उठाने में रंगदारी की धारा तो नहीं बनती। हमें जो बेल होने में सबसे बड़ी दिक्कत आई रंगदारी का,
और ये बोल के कि पिस्टल लगाई गई और पिस्टल लगा के पैसा मांगा गया। जो 3 मिनट का वो रायपुर रजवाड़ा रेस्टोरेंट का वीडियो है जो वायरल हुआ था, जिसमें आशीष मेज पर जूता मार रहा था, वो केवल इतना जताना चाह रहा था जब उस मालिक ने, वो गुप्ता था, और उसने कहा कि आप हमें धमकी दे रहे हो, और मेरे साथ वो बहुत बदतमीजी से पेश आ रहा था। और मैंने अपना परिचय भी दिया भाई कि मैं लोकसभा चुनाव गढ़वाल क्षेत्र से लड़ चुका हूं, मैं अंकिता भंडारी केस का जो हूँ वकील हूँ, पैरोकार हूँ, पत्रकार हूँ, एक सम्मानित नागरिक हूँ, और मैं केवल इसलिए आया हूँ कि इनकी तनख्वाह दे दीजिए। और जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि तनख्वाह देनी है तो क्यों नहीं देते हो? तो उसने कहा कि आप धमकी दे रहे हो। हमारा वो आई कार्ड मांगने लगा कि आशुतोष ने ये अपना आई कार्ड दिखाओ। मैंने कहा भैया टोपी में यूकेडी लिखा हुआ है, यही मेरा आई कार्ड है, आप पता करके पूछ लो कि आशुतोष नेगी कौन है। तब आशीष को गुस्सा आया कि तुम धमकी कहते हो, तो उसने जूता उठा के टेबल पे मारा। कोई गुप्ता जी पे कोई हमला नहीं किया, बोला कि क्या दिया की, मतलब मारा नहीं, बताया कि भाई धमकी इस प्रकार से दी जाती है। हमने क्या करा, हम तो बातचीत कर रहे हैं। तो कौन सी धारा बनी? कोई धारा नहीं बनती है राजीव भाई, लीगली कोई धारा रंगदारी की हम पे बनती ही नहीं है। और पुलिस की मौजूदगी है, एफआईआर में आप हफ्ता 10 दिन के बाद आपको याद आता है कि आपका एक्सटॉर्शन हो गया, तो प्राइमा फेसी जो है ना, पुलिस मामला दर्ज ही नहीं कर सकती हम पे, और कम से कम एक्सटॉर्शन तो बनता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें देखिए कोर्ट में तो धराशायी हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जुडिशियरी पर भी मेरा पूरा सम्मान है, जुडिशियरी के लिए, लेकिन जुडिशियरी पर भी जबरदस्त दबाव सरकार की तरफ से बनाया जाता है। और इस केस में तो खास तौर पे बनाया गया कि आशुतोष नेगी को तो आने ही नहीं देना है जेल से बाहर, इसको तो 1-2 महीने अच्छा अंदर रखना ही रखना है। अच्छा, अब इसको सीटर है। समझते हैं। अब इसको समझते हैं जो आपने अभी कहा। एक आप पर यह कहा गया कि आपने एक्सटॉर्शन किया, रंगदारी की, और आपने जो वेतन दिलाया उसका वीडियो एविडेंस, लाइव वीडियो, मेरे ख्याल से तो लाइव वीडियो था वो, जो पूरी दुनिया और समाज ने देखा, जब आप कह रहे हैं पुलिस भी मौजूद थी वहां उस दौर में। तो आपने जो वेतन दिलाया और जो पुलिस के अभिलेखों में जो आरोप पत्र उन्होंने दाखिल किया होगा आपके खिलाफ, आपको गिरफ्तार कर और आपकी जमानत ना हो सके और आपको जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में लेने के लिए, उसमें कितनी रंगदारी आपने वसूली, कितना एक्सटॉर्शन आपने किया और किस माध्यम से पैसा लिया? कुछ तो लिखा होगा उन्होंने, क्या लिखा है कि कितना पैसे की आपने रंगदारी की है? राजीव भाई, जहां तक मेरी जानकारी है वो 80,000 के आसपास उन्होंने रंगदारी बताई है। और 80,000 रंगदारी करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल गया वहां पे, मतलब आशुतोष नेगी और आशीष नेगी तो थे, हमारे दल के सम्मानित नेता शांति भटजी थे, सैन्य प्रकोष्ठ के लोग वहां पे थे, और युवा शक्ति भी थी, और उनकी कीमत मात्र 80,000 रुपए। मतलब इतना, जो दल जिसने इस प्रदेश का निर्माण करवाया हुआ है, और उस दल के लोग, वो दल मतलब पूरा का पूरा दल जो है, उसकी कीमत 80,000 रुपए लगाई है राजीव भाई। और उत्तराखंड पुलिस उस कीमत को स्वीकार कर रही है कि उकरान के लोग 80,000 रुपए लेने के लिए उस रेस्टोरेंट में गए, उस बार में गए। तो ये तो, अच्छा, अगर रंगदारी का अब आरोप भी लगाते जरा जो वेतन सम्मानजनक था, लगा देते, 10-20 लाख एक तो वीडियो बोल जो हम देते लोगों कम ने से कम। देखा था, मैं थोड़ा सा लाइन ऐड कर रहा हूं, एक वीडियो जो हम लोगों ने देखा था जो लाइव हुआ था, संभवतः तो 12,000 तनख्वाह थी उसकी, लड़के की। राजीव भाई 2 मामले थे। जो रायपुर जी वाला रेस्टोरेंट है जिसका नाम रजवाड़ा है, वहां पर घनसाली का युवक था, उसका नाम था शौकीन सिंह, और उसके 12,000 रुपए तनख्वाह देनी थी। उसने टाइम पर जो है एचआर डिपार्टमेंट को भी बता दिया था कि मेरी कहीं और नौकरी लग रही है, मैं इतनी तारीख के बाद नहीं आऊंगा, और सारी चीजें वो बता चुका है। जिसका ये कह रहा है कि नहीं बताया, लेकिन वो पूरे एविडेंस जब थे, उन्हीं आधार पे, उन्हीं स्क्रीनशॉट के आधार पे मैं वहां पे बातचीत करने गया था। और उस 3 मिनट के वीडियो में कहीं भी इस तरह की बात नहीं है कि 80,000 की डिमांड है। तो कहां पे रंगदारी हुई? वो जो वीडियो है वो आप आज भी सोशल मीडिया में देख सकते हैं, वहीं पड़ा हुआ है। उसको मेरे ख्याल से 50-60, जब मैं जेल के अंदर गया था, 50-60 लाख लोगों ने विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे उसको देख लिया था। और हमारे जेल में जाने के बाद शायद वो और वायरल हुआ होगा, लोगों ने देखा तो होगा कि आशुतोष नेगी, आशीष नेगी कहां पे पैसे मांग रहे हैं। एक भी फुटेज, 1 सेकंड के लिए भी कहीं पे हो तो बता दीजिए।
दूसरा मैंने सवाल उठाया कि भाई आप कह रहे हैं कि उसमें ये लिखा हुआ है कि फोन पे रंगदारी हुई, तो भाई हमारे तो फोन आप जब्त करके ले गए। उस फोन में जो है अंकिता भंडारी केस से रिलेटेड तमाम जो है कागज दस्तावेज मेरे पास थे। 11 तारीख से अंकिता भंडारी के 11 अप्रैल से परसों से अंकिता भंडारी केस की फाइनल बहस चल रही है कोर्टद्वार में। आप मेरा वो महत्वपूर्ण जो मेरे पास मोबाइल था जिसमें तमाम फोन नंबर थे, वकीलों के फोन नंबर थे, मेरे मित्रों के फोन नंबर थे, अंकिता भंडारी केस से रिलेटेड तमाम साक्ष्य उसके अंदर थे, आप उसको जब्त करके बैठ गए हैं। क्या उसमें है आप निकालिए ना। आप एक भी कॉल रिकॉर्ड निकालिए जिसमें आशुतोष नेगी उस रेस्टोरेंट के, चाहे वो रजवाड़ा हो चाहे वो पिरामिड हो, मेरे पास उनके नंबर ही नहीं, मेरे पास उन मालिकों का ढंग से नाम ही पता नहीं। अरे भाई तो क्यों हमारा मोबाइल जब्त करके बैठे हुए हो? मतलब इस केस में तो आप हमें परेशान कर ही रहे हो। अंकिता बेटी को जो न्यायिक प्रक्रिया अंतिम दौर में चल रही है, उसका एक महत्वपूर्ण मोबाइल जो कि मेरे पास उसमें तमाम चीजें थी, अब मैं किसी पे संपर्क करने के लिए भी आजकल लाचार हो रखा हूं। आपसे भी मैं ये दूसरे मोबाइल में किसी मित्र के मोबाइल से बातचीत कर रहा हूं। मैं फेसबुक नहीं चला सकता, सोशल मीडिया नहीं चला सकता, मेरे सारे संपर्क सूत्र खत्म कर दिए। तो राजीव भाई कहीं कोई एविडेंस नाम की चीज ही नहीं है। भाई आप अगर हम पे आरोप लगा रहे हैं ना कि हमने फोन करके, तो फोन तो आपके पास है, आज 20 दिन हो गए हैं, आप हमारी वो कॉल रिकॉर्ड बता दीजिए आशीष की है मेरी, कि मैंने उनको फोन किया कि लाओ भाई 80,000 रुपए दे दो। अच्छा, जब आप कॉल आप की ही मतलब नहीं है तो 80,000 मांगे कब? मतलब आप जब और वहां वीडियो लाइव में भी गए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कहानी ये बनाई गई कि जब आप वहां लाइव गए, क्योंकि उन्हें मालूम था सब सब कुछ लाइव है, और आपने वेतन दिला दिया, उसके बाद आप वापस आ गए, तो फिर आपने फोन से उससे 80,000 मांगे और उसने 80,000 दे भी दिया आपको रंगदारी। तो वो रंगदारी दी कैसे, कुछ तो दिखाया होगा वो जो मालिक रंगदारी दे रहा है और मुकदमा कर रहा है। जी। FIR का कहना है फोन करके रंगदारी की गई, फोन पर मांगा गया बाद में कि लाओ 80,000 रुपए दो हमें। तो फोन नहीं, किया मांगा होगा तो गया कॉल और रिकॉर्ड मिलना चाहिए ना भाई। हाँ, एक तो कॉल रिकॉर्ड मिलेगा, दूसरा क्या उसने रंगदारी दी आपको, वो क्या कह रहा है, वो 80,000 दिए उसने या नहीं दिए, या सिर्फ आपने मांगे? आरोप क्या नहीं है? नहीं राजीव भाई, वो तो FIR चैलेंजिंग है कि उसमें ये भी स्पष्ट नहीं किया गया कि किस व्यक्ति ने फोन किया। आशुतोष नेगी ने किया, आशीष नेगी ने किया, या किसी और व्यक्ति ने किया, ये भी उस FIR में स्पष्ट नहीं है कि फोन किया किसने है। एक्चुअली फोन तो किसी ने किया ही नहीं है। वो तो जब ये और थाने में गए होंगे और पुलिस ने और इनको फोन बताया नंबर होगा कि रंगदारी बनाने लाइन जोड़नी पड़ेगी, ये डालो इसमें, तो ये तो पुलिस और ने फो, बताया होगा कि रंगदारी तब और, बनेगी, कम से कम ये लाइन डलवा दो। और तो फोन ये तो नंबर क्या सारे काम मेंशन किया है? आपको पता ही है। नहीं, क्या फोन नंबर कोई मेंशन किया है आपका या आशीष का या कुछ किसी नहीं। और का? फोन नंबर भी नहीं है। चलिए पुनः जुड़ रहे हैं, लेकिन ये केस बड़ा पेचीदा केस है, और कितना आप सोचिए, आशुतोष ने की हमसे थोड़ा कटे हैं, पुनः जुड़ रहे हैं, लेकिन समझिए, एक तो फोन नंबर मेंशन नहीं है, आखिर रंगदारी मांगी गई तो किस नंबर से मांगी गई? और जो आरोप लगा रहा है कि मुझे फोन करके रंगदारी मांगी, मुझसे 80,000 मांगे, उसको नंबर ही नहीं पता, और नंबर पता है तो लिखा क्यों नहीं? और और जब ये आए, जब बाकायदा लाइव वीडियो हुआ, तब तक ठीक है, तब पुलिस वहां मौजूद है, वेतन दिला दिया। अब क्योंकि फंसाना है तो एक मुकदमा ऐसा लिखवाया गया। ये कहानी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ तकनीकी दृष्टि से आशुतोष जी हमसे कटे होंगे, लेकिन पुनः जुड़ने वाले हैं। लेकिन आखिरकार ये क्यों नहीं बताया गया, और वेतन दिलाना क्या रंगदारी है? और यदि किसी नंबर से मांगा गया, तो अभी आशुतोष जी जो मुझे बता रहे हैं, जो बातचीत हो रही है उसके आधार पर वो रंगदारी उसने दी होटल वाले ने, इसका भी नहीं पता। और अगर 80,000 मांगे तो किस आधार पर मांगे? और अचानक सारा केस होने के बाद, लड़के को वेतन मिलने के बाद, अचानक कुछ दिन बाद, या ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते के बाद, ये रंगदारी वाला प्रकरण आ गया, और दो मामलों पर। और बड़ा विषय है कि एक्सटॉर्शन के साथ साथ जो विरोध किया गया कि आशुतोष नेगी को जमानत न मिले, जो पुलिस के वकील हैं या उत्तराखंड की सरकार के प्रशासन के वकील अदालत में गए और इनको जमानत न मिले, उसका आधार बनाया हिस्ट्री सीटर। उन सीटर क्या है? अंकिता के न्याय लड़ते लड़ते इनकी पत्नी का मुकदमा हो गया, इन पर एक पोक्सो मामले पे, जिस पर इन्होंने शिकायत की, क्योंकि कोई व्यक्ति जो गैर उत्तराखंडी है और कोई नौकरी करता है,
उसने किसी नाबालिग बालिका के साथ कुछ ऐसा कृत्य किया जिसकी ये पैरवी कर रहे थे, और इसी को एक्सटॉर्शन कहा गया। आशुतोष ने कि जुड़ गए हैं हमसे, पुनः जुड़ने वाले हैं। हाँ आशुतोष जी, पुनः स्वागत है आपका, आप हमसे कट गए थे, जरा जुड़ रहे हैं आशुतोष जी। तो एक पॉक्सो का मामला लगा दिया, इनकी पत्नी का वो कर दिया, इनका फोन जिसमें एविडेंशियल प्रूफ, बहुत सारे मामलों के कागज, उनके पीडीएफ फाइल्स, फोटोज और बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी आशुतोष जी बता रहे हैं जो फाइनल हियरिंग के दौरान अंकिता हत्याकांड, उस पर एक मजबूत सबूत हो सकते हैं या उनकी जानकारी के एविडेंस हैं, वो अब उस पैरोकारी में कैसे बचाएंगे? इन दोनों के फोन लेकर फोन जब्त कर दिए पुलिस ने। जी आशुतोष जी, आप बता रहे थे, आप कट गए थे जी। आवाज आ रही है आपको मेरी? आशुतोष जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? आप जानकारी दे रहे थे। हाँ राजीव भाई, कोई भी एविडेंस नहीं नहीं, क्योंकि फोन नंबर जो है नहीं है, वो, कुछ भी नहीं है, क्या वो फोन नंबर भी ना एफआईआर तो में नहीं है कॉल कि रिकॉर्ड किस नंबर से आपको है। एक्सटॉर्शन मांगा और हाँ, किस किस व्यक्ति को उसने आपकी आवाज आ रही 80,000 है? दिए। मेरी आवाज मिल हाँ मिल रही है जी। रही है आपको? जी हाँ, आपकी आवाज मिल आ रही है, आप बोलिए, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आप किस नंबर से आप आप लोगों ने कॉल किया ये मेंशन नहीं है, किसने कॉल किया ये मेंशन नहीं है, और क्या ये मेंशन है कि वो 80,000 दिए किसको? होटल मालिक ने? राजीव भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है एफआईआर में, कुछ भी जी नहीं है जी, ऐसा। ना तो फोन नंबर है, की आवाज आ रही, बोलिए 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 आशुतोष भाई। कह रहा हूँ। ना तो पे ये मेंशन है कि हमने नंबर से कॉल किया, किसने कॉल किया, कॉल किया, कुछ नहीं है। तो वही तो कह रहा हूं ना राजीव भाई, हमारे पास आशीष के पास ना मेरे पास उन फोन नंबर है, और ना हमने उनको फोन किया, ना एफआईआर में ऐसा है। उसके बावजूद फर्जी रंगदारी एक तरह से षड्यंत्र जो है सरकार के इशारे पर करके पहाड़ जिसमें अग्रवाल टाइप की मानसिकता के जो जितने समाज ने इस क्षेत्र किया है। चलिए, कुछ तकनीकी कारण है, लेकिन मोटे तौर पर आप समझ गए एक बार फिर से, क्योंकि आशुतोष भाई किसी ऐसे स्थान पर है जहां सिग्नल्स की कमजोरी है, या वहां के सिग्नल्स कमजोर है, लेकिन मोटी बात आपने सुन ली। मैं पुनः जो रेस्ट ऑफ द बातचीत है, इसकी सारी इनसाइड स्टोरी है, कल ये कोशिश करता हूं। अभी सफर में वो थे, इसके बाद हरिद्वार गए थे, हरिद्वार से अभी देहरादून के आसपास कहीं पहुंचे हैं जहां शायद सिग्नल्स इम्प्रॉपर है। उनके पास अपना फोन नहीं है, उनके अपना फोन जब्त है, दोनों फोन जब्त हैं, जो दोनों नंबर है, जो एविडेंस अंकिता हत्याकांड की या जो उनकी तैयारी थी पैरोकारी करने की, जो अंतिम हियरिंग की थी, उसके मामले भी नहीं है। अभी एक बार फिर से जुड़ गए हैं आशुतोष भाई। आशुतोष भाई, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ठीक, नहीं तो कल कर लेंगे रेस्ट ऑफ बातचीत। हम सिर्फ यह समझना चाह रहे हैं, एक तो आपने आप बता दिया। जी जी जी, अब ठीक है आपकी आवाज। मैं कह रहा हूँ राजीव भाई, हमारे खिलाफ ना तो एफआईआर में हमारा नाम मेंशन है कि फोन रंगदारी के लिए किसने किया। आशुतोष नेगी ने किया तो किस नंबर से किया, किसको किया, नहीं लिखा हुआ है। कितने पैसे मांगे, आशुतोष ने मांगे या आशीष ने मांगे, ये भी मेंशन नहीं है। और होगा कहां से जब राजीव भाई हमने उसको कॉल ही नहीं किया, उसके मालिक का नंबर हमारे पास है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? तो एफआईआर बेसलेस है और कई दिनों बाद की गई है। पुलिस ने इस मामले को इस तरह से 308 का जो है, जो बीएनएस में 308 जो पहले 384 आईपीसी में होती थी एक्सटॉर्शन की, वो धारा लगाकर हमको फर्जी, अगर 100 से भी ऊपर अगर कोई प्रतिशत हो, 101%, सारी दुनिया ने देखा, लाइव वीडियो चल रहा है, कहीं पे कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है,
कॉल रिकॉर्ड में कहीं पैसे की डिमांड नहीं है। एफआईआर में ये मेंशन नहीं है कि किस नंबर से किस नंबर को कॉल करके पैसा मांगा गया, किसने मांगा, किससे मांगा, कब मांगा, कुछ नहीं है। मिलेगा ही नहीं कुछ, जब किया ही नहीं है तो फिर कहां से एक्सटॉर्शन हुआ? और बेकसूर लगभग 16-17 दिन मुझे अंदर रख दिया, 12-13 दिन जो है आशीष को अंदर रख दिया। तो इससे बड़ा अत्याचार। और मैं तो कहूंगा कि उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। अरे अगर पैसा ही कमाना है ना तो वैश्या तुमसे बेहतर है। वैश्या जो है ना उसका भी एक वो होता है, एक ईमान होता है। वो कुछ समय के लिए जिस व्यक्ति के साथ रहती है उसके प्रति जो है वो समर्पित रहती है। अरे तुम्हारा तो ईमान उस वैश्या से भी गिरा हुआ है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, रंगदारी का मुकदमा लगाते हो, कोई एविडेंस नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, एफआईआर में कोई बात नहीं, कोई फोन नंबर मेंशन नहीं, किसने किया, किसको किया, और आप उस दल पे आरोप लगाते हैं जिसकी वजह से इस राज्य में नौकरी कर रहे हो, रोटी खा रहे हो। अबे शर्म से डूब मरो। पुलिस के अधिकारियों, आप उत्तराखंड में नौकरी कर रहे हो, उत्तराखंड क्रांति दल की वजह से कर रहे हो, और उनके अब आगे नेताओं पे बढ़ते इस हैं। तरह का घिनौना आरोप लगाते हो आप। अब आशुतोष भाई आगे बढ़ते हैं। सरकारी दबाव में अब छोड़ दो जब तुम आपको नौकरी, घर बैठ अदालत में पेश जाओ। किया, अब आशुतोष भाई आपको जब अदालत में पेश किया तो आपकी जमानत का विरोध करने का आधार जो पुलिस के लोग होंगे या फिर जो पुलिस के अधिवक्ता हैं या उत्तराखंड सरकार के अधिवक्ता वहां थे, किस आधार पर विरोध कर रहे थे कि भाई इनको अगर जमानत दे दी जाए, क्योंकि पब्लिक इनके नारे लगा रही है। ये तो न्यायालय भी जानता है, लेकिन किसी आधार पर विरोध किया होगा। जब आशीष की जमानत हुई तो आपका और अधिक विरोध हुआ, आपकी जमानत के लिए और अधिक डिले कराया गया। तो क्या आधार रख रहे थे कि इनको जमानत देने से क्या हो जाएगा? इन्होंने पौड़ी थाने में जो है मेरा, मैंने तो अभी देखा नहीं है ना, मैं पौड़ी थाने में गया। सुनने में आया जी है जी। कि इसी दौरान हिस्ट्री सीटर बना के मेरा एक फोटो चस्पा पौड़ी थाना में किया हुआ है इन लोगों ने, और मुझे हिस्ट्री सीटर दिखाया हुआ है कि मैं आदतन अपराधी हूं। अरे भाई, आदतन अपराधी में अंकिता भंडारी केस के बाद कैसे हो गया? मेरे पास सारे जो मुकदमे दर्ज किए हैं आपने, जो है अंकिता भंडारी केस के बाद 2022 18 सितंबर 2022 के बाद के सारे केस हैं, सारे फर्जी हैं। और उसमें SC ST का फर्जी, पुलिस वर्दी फाड़ने का फर्जी, जो पूर्व रिसेप्शनिस्ट थी वो वाला मामला फर्जी, उस जो वो लड़की थी उसने वो मामला वहीं खत्म कर दिया था। जबरन आपने उसमें भी मुकदमा किया। जो आपने पोक्सो लगाई, पोक्सो हम पे, उस शिक्षक को तो आपने गिरफ्तार किया नहीं। हमारी जो सोशल मीडिया पोस्ट थी उसके बाद आप पे दबाव बना और तब आपने शिक्षक को गिरफ्तार किया। कोर्ट में मुझे जो है हिस्ट्री सीटर के रूप में पेश करके, मेरा जो है चरित्र हनन करके, मुझे जो है पोक्सो का अपराधी, मतलब मैंने बच्चों के साथ कोई व्यभिचार किया है ऐसा दिखाकर मुझे अपराधी की तरह पेश करके कि अगर आशुतोष नेगी बाहर आ जाएगा तो न जाने कौन सा बड़ा अपराध कर देगा। तो राजीव भाई, ये तो जनता ही तय करे कि मैंने जो है, मेरी 50 साल से ऊपर की उम्र हो गई है, कौन से हत्या के मामले में मैं जेल गया हूं, कौन से बलात्कार के मामले में मैं जेल गया हूं। अरे सारे मुकदमे फर्जी हैं। और जो एक पुराना मुकदमा मुझ पे था वो भी उस मामले में था जिसमें हरक सिंह रावत जो है वन मंत्री थे, और उन्होंने कोटद्वार में 3000 से ज्यादा हरे पेड़ कटवा दिए थे। इन लोगों ने उस समय जो वन माफिया कोटद्वार का था मुझ पे फर्जी एक्सटॉर्शन का मुकदमा लगाया था। उस मामले में मैं हाईकोर्ट गया था, मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हरक सिंह रावत जी ने उस समय, अब तो उनके सितारे गर्दिश में हैं, उस दौर में वो सत्ता में थे, वो भी नशे में थे सत्ता के, और उन्होंने भी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए SSP पौड़ी से मिलके मुझे जेल भिजवाने का पूरा प्रयास किया था। लेकिन जब वो मामला हाईकोर्ट गया तो हाईकोर्ट ने कहा कि आशुतोष नेगी के मामले में भी रंगदारी की पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन इनके खिलाफ जब कोई एविडेंस नहीं है तो इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो 3000 हरे पेड़ काटे गए हैं उसको आज भी वो जनहित याचिका बनकर वो हरक सिंह रावत और जो DFO तत्कालीन जो लैंसडाउन वन प्रभाग कोटद्वार में जो बैठते थे संतराम, उनके खिलाफ जो वीडियो एविडेंस था जिसमें वो कह रहे थे कि मंत्री जी के कहने पर मैंने जो है पेड़ कटवा दिए, वो आज भी जनहित याचिका के रूप में नैनीताल हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तो वो पुराना एक मामला था, और उन्हीं वन माफियाओं के द्वारा मुझ पर जो है मानहानि का एक दावा किया गया था, जब मैंने अपने
अखबार जागो उत्तराखंड में उनको वन माफिया लिखा था। तो उन्होंने लिखा साहब कि हमारी जो है मान हानि हो गई है। अरे जब तुम हर साल पेड़ काटने के मामले में जेल जा रहे हो, हर साल तुम्हारे जो आपराधिक वन विभाग में रिकॉर्ड है कि तुम हर साल पेड़ काट रहे हो, अपराध दर्ज हो रहा है, तो अगर तुम वन माफिया नहीं हुए, तो तुम वीरप्पन नहीं हुए, तो तुम क्या हो गए? कौन से पर्यावरणविद हो गए तुम? तो वो एक चीज जो समझाई। मेरे ऊपर 2 पुराने मामले थे, इसके अलावा मेरे ऊपर कोई इस तरह का मामला नहीं है। और सारे मुकदमे जो इन्होंने 1 दर्जन बना दिए हैं, वो सारे जो है ये अभिनव कुमार जो डीजीपी तत्कालीन पिछली बार थे, उनकी कृपा से हैं। खुल के बोलता हूं, अभिनव कुमार सबसे बड़ा पहाड़ विरोधी अफसर है। उत्तराखंड पुलिस के जो हमारे जवान हैं, अधिकारी हैं, वो इससे दुखी हैं। बड़ी बदतमीजी से पेश आता था जब ये डीजीपी था। ये महिला अधिकारियों के साथ बड़ी बदतमीजी से बात करता था। लेकिन वो बेचारे क्या करेंगे, नौकरी तो करनी है ना राजीव भाई। लेकिन खुल के बोलता हूं कि जब तक अभिनव कुमार जैसे अफसर पुलिस में रहेंगे, उत्तराखंड के जो लिए लोग लड़ेंगे, आशुतोष नेगी या आशीष नेगी जैसे लोग, उनको फर्जी मुकदमों में जेल भेजा जाता रहेगा। अभिनव अभिनव कुमार पर आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं बुनियाद पर आना चाहता हूं कि जब कोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या जो संबंधित थाने का अधिकारी है जिन्होंने उस एफआईआर को दर्ज किया और उसके बाद आगे दिया, जिसके आधार पर वकीलों ने आपकी एक तो उन्होंने गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद आपकी जमानत का विरोध किया कि आप बाहर आएंगे तो अमुक अमुक कार्य कर देंगे या इतना उत्तराखंड में इतना वो कर देंगे कि आपको बाहर रखने का मतलब उत्तराखंड का बहुत कुछ बुरा होने वाला है। तो क्या जो पुलिस अधिकारी हैं जिनके पास उस एफआईआर में या जो उनकी जांच में उनके पास फोन नंबर नहीं है, किस नंबर से आपने फोन किया, रंगदारी मांगी, किस 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 समय फोन किया, किस किस व्यक्ति को रंगदारी दी गई वो 80,000, ये भी नहीं है। तो क्या ये जो संबंधित थाना या जिस भी व्यक्ति को आप कह रहे हैं जो गैर उत्तराखंडी को अचानक वहां तैनात किया गया और उत्तराखंडी एक व्यक्ति वहां अधिकारी था, पुलिस का अधिकारी, उसको हटाया गया आप लोगों पर मुकदमा और आप लोगों की गिरफ्तारी करवाने के लिए, तो क्या आज जो आपको रंगदार कह रहे हैं, जो आपको तमाम धाराएं आप पर लगवा रहे हैं और उसके बाद जो है आपकी जमानत का विरोध करवा रहे हैं या करवाने की कोशिश की और उसके अंततः आप न्यायालय ने आपको न्याय दिया और आपको जमानत पर रिहा किया, क्या इस केस में आगे ऐसे मुकदमे दर्ज करने पर जिस पर ना नंबर है ना कुछ है, तो क्या कल उनको दंड नहीं मिलेगा? राजीव भाई, अगर आप मैं या आपको आप समझाना भविष्य में चाहूंगा। मान हानि का, अपनी मान की हानि का, अपने समय की हानि का मुकदमा उन पर नहीं कर सकते? चलो, आप जिस बड़े अधिकारी की बात कर रहे हैं वो सामने नहीं है क्योंकि उसके साइन तो है नहीं, अभिनव कुमार या जिन जिन की आप बात कर रहे हैं जी। राजीव भाई, ये तो देखिए, जब सत्ता परिवर्तन कभी होगा तभी हम लोगों को न्याय मिलेगा, ये बात तो स्पष्ट है। मैं कोई मुकदमा आज की डेट में जो व्यक्ति मेरे खिलाफ कई सालों से जो है फेसबुक पे गालियां लिख रहा है, उसने मुझ पर SC ST का मुकदमा किया हुआ है। और जो मैंने उसके खिलाफ जो FIR दी थी, पौड़ी थाना ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, उल्टा SC ST का मुकदमा मुझ पर कर दिया। पुलिस वो तो जो है सरकार के नियंत्रण में हम पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और हमारे खिलाफ अगर कुछ होता है उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। पहले तो FIR दर्ज नहीं होती, अगर कुछ हो भी गया तो उसमें FIR लगा देंगे। और हम पर जो है ना फर्जी चार्जशीट बनाई जाती है। उस SC ST वाले मुकदमे में भी फर्जी साक्ष्य संकलन करने का प्रयास किया जा रहा है। तो होता क्या है राजीव भाई, पहले तो अपनी जान बचानी पड़ेगी हमें। मोडस जी जी ऑपरेंडी ये होती है कि अगर किसी पे मुकदमे लगेंगे तो पहले अपनी जान बचाएगा, अपने को कोर्ट से निर्दोष। अब इसमें जो है ना, जो वो है जिम्मेदारी है अपने को बचाने की, हमारी है। पहले हम कोर्ट में हमको खुद साबित करना पड़ेगा कि हम निर्दोष हैं। और जब साबित हो जाएंगे तब मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कार्रवाई जो आप कह रहे हैं, तब वो कार्रवाई शुरू हो। तो ये प्रताड़ना जब तक हमें झेलनी पड़ेगी, जब तक ये मुकदमे अपने को निर्दोष साबित करना पड़ेगा, उसमें 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी लगेगा, समय लगेगा, पैसा लगेगा, उसके बाद तब हम इन पे कुछ कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं ना कि राजीव भाई, कभी समय आएगा, ईश्वर देख रहा है सारी चीजें। और ऐसा नहीं है कि हुआ है रामायण में इंसाफ हुआ है, तो इस कलयुग में भी कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि अगर उतना इंसाफ ना हो तो उसका 50% इंसाफ इस कलयुग में भी हो जाए। अगर 50% भी इंसाफ हो गया
और ये धामी सरकार 2027 में विदा हो गई और कोई जो है ना जनता की सुनने वाली सरकार यहां बने, क्षेत्रीय सोच के लोगों की सरकार बने, तब जाके कुछ उम्मीद हो सकती है। अभी तो डबल इंजन का डबल प्रेशर है, दिल्ली से भी दबाव है, यहां से भी दबाव है। आप किसको बोलेंगे? जनता जब वोट देती है, इन्हीं को वोट दे देती है और बाद में पछताती है। जो आज हमारे लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो हमारे लिए जुलूस निकाल रहे हैं हमारे भाई बहन, अब इनसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है, भाई 2027 में इन लोगों को मत भेजना, विधानसभा में मत भेजना, इनकी सरकार मत बनाना। अगर आप सरकार बनाओगे तो जिस तरह से हमें फर्जी मामलों में फंसाकर हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, हमारे परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है, 2-3 सालों से आप देख रहे हो, तो नंबर आपका भी आएगा और कहीं ना कहीं उत्पीड़न हो भी रहा है। ऋषिकेश में हमारे एक फौजी भाई का सर फाड़ दिया, यहाँ शांति विहार में जो है एक हमारे टिहरी के मूल निवासी पवार जी है, उनको जो है भारी मूल के व्यक्ति ने उनका सर फाड़ दिया और उनकी बेटी के साथ बदतमीजी करी। तो तमाम चीजें जो है जनता देख रही है, लेकिन जनता को जवाब जो देना है वो वोट के शक्ल में देना है। जब तक आप सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे, ऐसा चलता रहेगा। हम जैसे निर्दोष लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया हुआ है और जो केवल समाज की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, छोटी छोटी लड़ाइयां हैं, किसी की तनख्वाह दिला दी, किसी का सर फोड़ दिया तो वहां खड़े हो गए और हमने किया क्या भाई, और हमको जेल भेज देते हो आप। अंकिता जो मेरे अपने गांव की बेटी है, अरे मैं नहीं लड़ूंगा उसके लिए तो कौन लड़ेगा भाई? मैं अगर वकील पत्रकार हूं, अगर मैं आंख बंद कर दूंगा तो क्या करना है मेरी पत्रकारिता का, क्या करना है मेरी वकालत का? तो भगवान ने तो मुझे मेरे गांव में इतनी बड़ी घटना करी हुई है, तो मैं पैरोकारी ना करूं तो कोई दूर से आएगा क्या? अगर अच्छा, हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो अब राजीव भाई आप आपको अपना काम करेंगे। अब आपने इतना समय दे दिया, मैं क्लोजिंग कमेंट आपसे इस बारे में चाहूंगा। एक तो जो आपके गिरफ्तारी के विरोध में जो मेजर संतोष भंडारी महिला होकर भी उन्होंने सर मुड़वाया, गंजी हुई अपने फौजी भाई साथियों के साथ प्रतिकार के रूप में, और आपके गिरफ्तारी के विरोध में सीएम आवास कूच एक बड़ी रैली कर रही थी। अब उनकी भी पिटाई हुई है, उनके मल्टीपल फ्रैक्चर है, क्या स्थिति है उनकी? और दूसरा ये कि जो आपका फोन पुलिस के पास है, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे ऐसे, आप कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे मामले विषय हो सकते हैं जिसका संबंध अंकिता भंडारी के केस की जो अब फाइनल हियरिंग हो रही है उससे संबंधित हो सकते हैं, दस्तावेज हो सकते हैं या अन्य चीजें हो सकती हैं। इन दोनों प्रोसेस के लिए आप क्या करेंगे और मेजर संतोष भंडारी की स्थिति कैसी है? जी। देखिए राजीव भाई, उस दिन 8 तारीख अप्रैल को जो है पुलिस ने जो है ना बिल्कुल जो बर्बरता है उसकी सारी लिमिट क्रॉस करी। जो संतोष भंडारी जी हैं उनकी टांग में, राइट लेग में जो है मल्टीपल फ्रैक्चर है और 1-1.5 महीने से पहले शायद वो अपने पाँव में चल नहीं पाएंगी। और पुलिस की धक्का जी। मुक्की और जिस तरह से पुलिस ने जो हमारी जो सरस्वती बहन है जो श्रीनगर से मेयर का चुनाव लड़ी थी, उनकी कोई ऐसी नस दबा दी यूं पकड़ के, भाई इनको तो सारे हथकंडे पता है, कि वो वहीं पे बेहोश हो गई। कई महिलाओं के कपड़े फाड़ते हुए वीडियो अब हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं तो जेल के अंदर था, लेकिन अब जब मैं सोशल मीडिया या अपने दोस्तों के फोन पे देख रहा हूँ, कपड़े फाड़े इस तरह से फाड़े गए हैं, तो वो आप मैं ज्यादा आगे कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ कि किस तरह से फाड़े गए। मतलब वहां पे एक तरह से जो मुजफ्फरनगर कांड था उस तरह की पुनरावृत्ति हमारी उत्तराखंड की पुलिस ने की, हमारे ही भाइयों ने की, हमारी ही पुलिस में जो हमारी बहनें उन्होंने की। अरे तो मैं उनके लिए अब क्या कह सकता हूँ कि भाई अब तो तुम्हारा ईश्वर ही देखेगा, तुम्हारा तो अब हमारी जो है ना धारी देवी ज्वाल्पा माही तुम्हारा कुछ करेगी। अब हम तो इंसान है, हम तो भाई लड़ाई लड़ सकते हैं। हमारा इष्ट देवता, चाहे वो भैरवनाथ जी हो, चाहे वो भोलेनाथ हो, चाहे हमारे केदार बाबा हो, चाहे गंगोत्री यमुनोत्री, जो हमारे सारे इष्ट हैं, वही तुम्हारा कुछ करेंगे। हम लोग तो देखिए इंसान है और हम लड़ाई जो है केवल इसी तरह से लड़ सकते हैं, जेल जा सकते हैं, मुकदमे झेल सकते हैं। बाकी राजीव भाई हमने ईश्वर पे सब कुछ छोड़ा हुआ है, और अगर ये देवभूमि है तो इस भाजपा की ये डबल इंजन की जो धामी सरकार है, जो बिल्कुल पहाड़ियों को बिल्कुल
बिल्कुल जो है ना की वैश्यावृत्ति की यहाँ पे जो है एक तरह से चलिए दे दिया है। तो ईश्वर देखेगा इस लिव इन कानून वाली इस धामी सरकार का जो सर्वनाश है वो ईश्वर ही करेगा। हम तो इतना ही कह सकते हैं राजीव भाई। चलिए, आपने समय दिया और आपने जो अंदर की स्टोरी है, क्यों गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के पीछे क्या 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 चीजें थी, क्या आधार बनाए गए, क्या आरोप लगाए गए, उसकी कलेक्शंस कैसे की गई, एक अगर आप बोल सके, क्योंकि लोग उस पूरे मामले को सुन चुके हैं, मेरे ध्यान में अब आ रहा है, ये भी हुआ कि जिन लोगों को आपने वेतन दिलाया, जो आपके पास न्याय मांगने आए थे, बाद में ये भी जानकारी मिल रही है कि उनसे भी ये कहा गया कि नहीं नहीं, हमें तो कोई वेतन चाहिए नहीं था। पुलिस ने क्या उन पर दबाव बनाया या क्या स्थिति है, या ऐसे ही ये रूमर फैल रहा है कि बाद में वो मुकर गए? अरे राजीव भाई वो मुकरे नहीं है। वो जो शौकीन सिंह लड़का था जो रजवाड़ा रेस्टोरेंट में था, तालिबान स्टाइल में उसके चारों तरफ पुलिस वाले खड़े हुए हैं बंदूकें लेके, जो हमें पता चला है। और उसके लिए बोला गया कि ये बोल कि हमें मुझे नहीं पता था कि ये हिस्ट्री सीटर हैं, ये गुंडे हैं, मैंने तो हेल्प मांगी थी। ये बात है राजीव भाई। पुलिस तो दबाव में कुछ भी कर सकती है। अगर कनपट्टी में गोली लगी है, 4 पुलिस वाले पीछे खड़े हैं, तो बुलवा दो कुछ भी। तो हम उन बच्चों का कोई दोष नहीं मानते और ना उनके लिए कोई भावना हमारे मन में ऐसी है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अरे जब उनके गरीब बच्चों के सर पे पुलिस सवार हो जाएगी और धमकाएगी कि ऐसा बोल, नहीं बोलता है तो तुझे भी सुतो वाला भेजते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? तो जब वो कोर्ट में आएंगे राजीव भाई, तो वो सच्चाई बोलेंगे, और सच्चाई वो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि तब पुलिस का दबाव नहीं होगा। हम लोग उनके साथ खड़े होंगे, हम उनके परिजनों से भी मिलेंगे। उनको जहां भी रोजगार उनका फिर दोबारा छिनवा दिया गया है, हमारे लिए पहला जो हेडेक है उनको दोबारा से रोजगार दिलवाने का है। क्योंकि उस शौकीन सिंह का दिल्ली से उठा के लाए थे उसे, बेचारा बड़ी मुश्किल से दूसरी नौकरी लगा, वहां से पुलिस वाले उसे बेरोजगार करके ले आए। वो 6 बच्चे जो है जिनको ये पिरामिड में जो जिनको हमने तनख्वाह दिलाई, उनको भी इन्होंने बेरोजगार कर दिया। चलिए, आशुतोष भाई, बहुत शुक्रिया तमाम बातों के लिए, लेकिन जरा सोचिए, सोचिए आप लोगों ने ये उत्तराखंड, बहुत शुक्रिया आशुतोष भाई, आपने इतना समय दिया। साथ इन बच्चों को जी, दोबारा आपकी रोजगार आवाज थोड़ी दिलाना हमारी प्राथमिकता है। उनको उनके साथ खड़ा होना है, और तब कोर्ट में वो जो है इतना से अपना बयान दे सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष भाई, लोगों ने आपकी बातचीत को सुना। सोचिए, ये राज्य आपने बनाया था, और जब इसको कहते हैं देश का आदर्श राज्य, देवभूमि उत्तराखंड, जहां बाबा केदार की धरती है, केदारखंड है, वहां जी, वहां जी जी जी, बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष भाई, बहुत शुक्रिया आपका। क्या वहां की सरकार ऐसी हो सकती है, या वहां पुलिस ये सब कुछ कर सकती है? जरा सोचिए कि क्या यह संभव है? और जो आप फिल्मों में देखते थे, सीरियल्स में देखते हैं, अब ओटीटी में आप विभिन्न वेब सीरीज में देख रहे हैं पुलिस के रूप को, पुलिस और पॉलिटिशियंस की कॉकटेल को, पुलिस और पॉलिटिशियंस के साथ प्रशासन की तीसरी कॉकटेल को। क्या ये सचमुच हो सकता था? या सचमुच होता है? या ये सुना करते थे बिहार में या कहीं बीहड़ इलाकों में ये सब कुछ होता है? क्या उत्तराखंड में वही हो रहा है? जो फिल्मों की कहानी है, उपन्यासों की कहानी है, उसकी पुनरावृत्ति या उसका हकीकत का जामा उत्तराखंड में आप कल्पना कर सकते थे? जो आशुतोष बता रहे हैं, जो इनकी इनसाइड स्टोरी कह रही है, जिस तरह के मुकदमे इन पर हैं, जिस तरह की बातें ये बता रहे हैं, अचानक इनको हिस्ट्री सीटर, अचानक इन पे एक्सटॉर्शन, रंगदारी, पोक्सो के मुकदमे, और इन पर विरोध, और एक ऐसी एफआईआर जिसका आधार उस एफआईआर में दिखता नहीं है, क्योंकि नंबर नहीं है, किस नंबर से एक्सटॉर्शन मांगी, किस नंबर से कॉल किया, किस नंबर पे कॉल किया, किसने कॉल किया, किसको रकम दी गई। अब जब ये सब कुछ है ही नहीं, तो काहे की रंगदारी? और ये जो बता रहे हैं उस बच्चे को जिसको वेतन दिलाया, उसको पुलिस, ये इनका गंभीर आरोप है, इनका आरोप है, जो इनको जानकारी मिल रही है, पुलिस दिल्ली से लेके आई, जहां वो नई नौकरी के लिए चला गया था, फिर इससे कहा गया कि नहीं भाई, उससे ये कहलवाया गया या लिखवाया गया कि मुझे नहीं जानकारी थी कि हिस्ट्री सीटर है, नहीं तो वो उसके पास आता ही नहीं। क्या जो कुछ फिल्मों में होता था, या फिल्मों में आप देखते हैं या सीरियल्स में देखते हैं, वही उत्तराखंड में हो रहा है? और क्या लोकतंत्र के मायने यही होते हैं? क्या लोक की शक्ति यही है
क्या आपने वोट देते समय कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी? ये कल जो आज इनके साथ हो रहा है खुलेआम हो रहा है, जिसका सब कुछ लाइव वीडियोज हैं जो पूरी दुनिया ने देखा। ये कह रहे हैं 50 लाख से अधिक लोगों ने उस वीडियो को जब ये वेतन दिलाने गए उसको फेसबुक में देखा, वो और जगह शेयर हुआ होगा, कॉपी हुआ होगा, बहुत सारे लोग जगह वायरल हुआ होगा। तो जिसको आधा देश लाखों या करोड़ों लोगों ने देख लिया, उस वाले मामले पर ऐसा मुकदमा। अब जो किसी ने देखा ही ना हो उस पर कैसे फंसाया जा सकता है? उस पर तो पूरी छूट है, क्योंकि जिसका वीडियो ही ना हो कुछ। सोचिए कहीं आपने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, कहीं राम के नाम पे या मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा या आपकी भैंस चोरी हो जाएगी इस डर के मारे, कहीं आपने वोट का ऐसा दान तो नहीं कर दिया कि तंत्र आप पर हावी हो गया और लोग वोट देने के बाद आप हालत देखिए, या आशीष नेगी है या आशुतोष नेगी है या वो लड़के हैं जिनको वेतन नहीं मिल रहा था। और ये सब क्या आपकी आवाज नहीं है? क्या रोज आपके साथ ये सब कुछ नहीं हो रहा है? सरे बाजार सरेआम। और जब आप न्याय की बात करेंगे या प्रतिकार करेंगे, तो आज के युग में जो हाईटेक युग है, जब रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, एविडेंस नहीं होते थे, चैनल और अखबार तक आपकी पहुंच नहीं थी, आज का तो दौर हाईटेक युग है, हर आदमी वीडियो बना रहा है। उस दौर में यदि ये हो रहा है तो ये हो क्या रहा है? जरा सोचिए, कहीं आप पिछड़ा वोट देते समय कोई बहुत बड़ी चूक तो नहीं कर गए जिसका दंड आप और हम भुगतने के लिए मजबूर है? और क्या भविष्य में भी यही गलती करते जाएंगे? सोचिए।